हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पे एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का PYQ का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हिंदी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी ये जो फॉरेस्ट गार्ड है उसका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पे हम उसका प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन का लेकर आए हैं। बिल्कुल जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है। क्वेश्चन जो है PYQ है और उसके अलावा डिटेल्स में मैं भी यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो आप अगर ये प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आसानी से आप 20 क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, कम समय में यहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में, देखिए, और आप लोगों को कमेंट करके आंसर भी बताते रहना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी अभी जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है। अभी अभी जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? जो अभी अभी जन्म लेता है यानी शिशु, उसको क्या बोलते हैं? वो नवजात कहलाता है, नवजात कहलाता है। तो ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पेपर का पैटर्न है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है। एप्टेक पैटर्न से पेपर आता है ना, तो बिल्कुल यही पैटर्न है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इसके अलावा मैंने ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से यहाँ पे लिया हुआ है और उसको मैं आपको समझाऊंगी। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को और देखना है। और एक बात और आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि ये सेशन जो है इसको डेली लाना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, यकीन मानिए इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जैसे कि समय कम बचा है तो आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे डैश दिया गया है और यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ये क्या है? विराम चिन्ह में आता है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, हम पर दया करो इस वाक्य के लिए कौन सा संबोधन पदबंध अधिक उपयुक्त है? बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो ये वाला जो हमारा चिन्ह होता है ना, ये वाला विराम चिन्ह, ये किसको डिफाइन करता है? ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह में क्या आता है? जैसे कि अचानक कोई बात हो जाती है तो नहीं करते वाह, जैसे कि कोई आश्चर्य वाला बात होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वाह कितना अच्छा है ना, ओह ये क्या हो गया, ऐसा। तो यहाँ पे क्या आएगा? हम पर दया करो, तो क्या आ जाएगा? अहो, नहीं ये नहीं आएगा। सुनो, ये तो आएगा नहीं, यहाँ पे तो पूर्ण विराम लगा हुआ है। और यहाँ अरे बहना, हम पर दया करो ही, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हे प्रभु। यहाँ पे साइन भी बिल्कुल सही लगा है, हे प्रभु हम पर दया करो, हमारा एग्जाम क्वालिफाई करवाओ जल्दी से, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो हे प्रभु हम पर दया करो, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे, पति के छोटे भाई की स्त्री के लिए क्या शब्द होगा। देखिए कितना मतलब इजी क्वेश्चन है। पति अगर जिनको पता होगा तो तभी बनेगा, इतना भी इजी नहीं है। पति के छोटे भाई की जो स्त्री होती है, जो उनकी पत्नी होती है, उनके लिए एक शब्द क्या है, क्या कहा जाता है? क्या साली कहलाएगा? नहीं, साली किसको कहा जाता है? पत्नी की बहन को कहा जाता है। ननद कौन होता है? ननद होता है जो भाभी, जैसे कि आपकी भाभी हो जाएंगे और जो आपका हस्बैंड होगा उसकी जो बहन होगी वो ननद कहलाएगी। ठीक है, देवरानी कौन कहलाएगा? देवरानी जो होगा वो देवरानी तो यहाँ पे होगा ही नहीं, सॉरी। पत्नी के छोटे भाई की स्त्री को क्या कहा जाएगा? देवरानी कहा जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवरानी होगा। छोटे भाई की बात कर रहा है देवरानी, बड़े भाई की बात कर रहा होता तो जेठानी हो जाता। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा देवरानी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे बोला है तद्भव नहीं है। तद्भव मतलब होता है हिंदी शब्द और तत्सम मतलब होता है संस्कृत का रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तद्भव नहीं है। अब हमको बताने मतलब कि यहाँ पे जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 उसमें से तद्भव है और एक जो है वो तत्सम है। ठीक है, तो वो पूछा है। तो यहाँ पे क्या होता है? अंगुली जो होता है ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव नहीं है। बाकी ये तो कोई शब्द ही नहीं है, ये कुमर होता है और ये उबटन जो होता है ये तद्भव शब्द है। इसका क्या हो जाता है? इसका कुमार हो जाता है। तत्सम में बात करें तो इसका कुमार होता है, कुमार हो जाता है। और इसका जो होता है अंगुली को क्या होता है? इसका ऐसा हो जाता है, अंगुली ऐसा लिखाता है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा, तत्सम होता है इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये वाला तद्भव है, ये तत्सम है और ये जो होगा ये तद्भव है और ये भी तद्भव है। ठीक है, ये तत्सम हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को? कंफ्यूज नहीं होना। इसमें बोला है कि तद्भव नहीं है, मतलब 3 जो है तद्भव है, 1 तत्सम है। तो ये वाला जो है ये तत्सम है। ठीक है, अंगुली तत्सम है, इसका तद्भव ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तद्भव है, ये भी तद्भव है। ठीक है, अगर बात करें कुमार का जो तत्सम रूप होगा तो ये क्या होगा? वो कुमार ऐसा लिखाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फंसाता है। अगला क्वेश्चन है, दीपिका पत्र लिखती है, यह कौन सा वाक्य है? दीपिका पत्र
लिखती है। इसमें कौन सा वाक्य है? देखिए, सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उपवाक्य हो, यानी कि एक कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी, ठीक है, वो एक सरल उपवाक्य होता है। जैसे कि राम पढ़ता है, इसमें कर्ता सिर्फ राम है, क्रिया भी क्या हो जाएगी? पढ़ना। एक वाक्य मतलब सिंपल सा एक वाक्य होगा और उसमें क्या होगा? एक कर्ता एक क्रिया होगी, सरल वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा हुआ। तो इसमें क्या होते हैं? दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, ठीक है, और वो जुड़े किससे होते हैं उसको पहचानने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो और से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे? और से जुड़ सकते हैं, और अथवा से जुड़े होंगे, ठीक है, अथवा से जुड़े होंगे, या से जुड़े होंगे, तथा से जुड़े होंगे, लेकिन से जुड़े होंगे, ठीक है। ये अगर आते हैं आपके वाक्य में, दो वाक्यों के बीच में ये सारी चीजें आती है, इनसे जुड़े होते हैं तो संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कि राम पढ़ाई करता है और श्याम खाना बनाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। दो वाक्य आ गए ना, और दोनों को जुड़ाने वाला जो शब्द है और आ गया, अथवा आ सकता है, या तथा या लेकिन आ सकता है, तो संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य क्या होता है? इसमें भी दो उपवाक्य होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं। तो पहला क्या होता है? एक आश्रित उपवाक्य होता है और एक मुख्य उपवाक्य होते हैं, ठीक। एक आश्रित उपवाक्य होता है, एक मुख्य उपवाक्य होते हैं। अब मिश्र वाक्य में क्या होता है? ये इनकी भी थोड़ी सी पहचान होती है। अगर सेंटेंस में की आ जाता है, की आ जाता है, जब तब आ जाता है, जब तब आ जाता है, जो सो आ जाता है, जो सो आ जाता है, ठीक है, यदि तो आ जाता है, यदि तो आ जाता है, ठीक है, यद्यपि तथापि आ जाता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको सेंटेंस में दिख रही है तो वहां पे मिश्र वाक्य होगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आपको सेंटेंस में ये सारी चीजें दिख रही है, ये सारी चीजें दिख रही है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि जो शो का मतलब हो गया, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, ठीक है, जो मेहनत जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। जैसी वैसी भी इसमें आ जाता है, क्या आता है? जैसी वैसी भी आ जाता है, जैसी वैसी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पहचानने का वो पहचानने के लिए कुछ शब्द होते हैं, जो बोएगा सो पाएगा, ऐसा अपन बोलते हैं ना, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल होगे। तो ये सारी चीजें आएंगी तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? दीपिका पत्र लिखती है, देखिए ये करता है यहाँ पे, और लिखना जो है क्रिया, एक करता और एक क्रिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों वाक्यों को मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामधन खेत की बुआई से पहले ही, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया गया है गाछे कटहल ओठे तेल, गाछे कटहल ओठे तेल की बात कर रहा है। तो रेखांकित लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? यहाँ पे जो दिया गया है गाछे कटहल, रुकिए मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे जो ये यहाँ पे दिया गया है गाछे कटहल ओठे तेल, इसका रेखांकित, इसका लोकोक्ति पूछ रहा है, इसकी लोकोक्ति क्या होगी? तो आप लोग बताइए क्या होगा अगर आप लोगों ने ये सुना है लोकोक्ति। तो गाछे कटहल ओठे तेल, इसका मतलब होता है काम होने के पहले ही फल पाने की इच्छा। यानी कि जैसे व्यक्ति सोचने, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, मतलब काम अभी पूरा हुआ नहीं हो, बड़े बड़े वो मतलब सपने देखने लगते हैं कि अगर हम ऐसा, जैसे अभी काम की शुरुआत हो ही रही है लेकिन उसके पहले ही सोचने लगते हैं कि इतना मुझे मिल जाएगा, इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये तो काम फल होने के पहले ही फल पाने की इच्छा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्थान का विलोम क्या होता है? उत्थान मतलब ऊंचा उठना, तो इसका क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। पतन यानी क्या होता है? नीचे गिरना या फिर गिरावट, ये तो उत्थान का उल्टा पतन हो जाएगा। अल्प यानी छोटा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? अल्प का दीर्घ या बहु हो जाएगा। उन्मुख का क्या होता है? उन्मुख का विमुख होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखना, चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोल दे रही हूँ। बच्चा में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है? बच्चा, आप लोग इसको ये हटा देना, ये ठीक है, सॉरी बच्चा ही होगा, कंफ्यूज हो रही हूं मैं। या बच्चा में पन प्रत्यय को लगाने से बनने वाला शब्द कौन होगा? अगर बच्चा है उसमें आप प्रत्यय पन लगा दोगे, प्रत्यय कहाँ होता है? लास्ट में जुड़ता है, उसमें अगर पन प्रत्यय लगा दोगे तो बनने वाला जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? तो बच्चा में अगर पन प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द बनता है तो बच्चापन नहीं होगा, बचपन होता है, ठीक है। सही शब्द जो होता है वो क्या हो जाएगा? सही शब्द हो जाएगा बचपन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बचपन हो जाएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा है, जो मतलब इनमें से जो 4 शब्द दिए गए हैं, तो पन प्रत्यय लगाने के बाद कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द तैयार होगा, तो बचपन तैयार होगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, बच्चापन या और बचपन में, ठीक है, बचपन होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय शब्द से क्या आशय है। अब प्रत्यय शब्द से क्या आशय है, प्रत्यय कहाँ लगता है, आगे लगता है शब्द के या पीछे लगता है, बताइए आप लोग। तो प्रत्यय जो है वो पीछे चलना, शब्दों के पीछे जो लगता है वो प्रत्यय होता है, आगे उपसर्ग होता है। ठीक है, देखिए अगला आंसर है, विभोर ने IES की परीक्षा पास कर, यहाँ पे दिया गया है मैदान मार लिया। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। मैदान मार लिया, ठीक है, IES की परीक्षा पास कर मैदान मार लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, मैदान मार लिया का मुहावरा क्या होगा, क्या कार्यकुशल होना होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैदान में टहलना, ये तो कहीं से हो ही नहीं सकता। खुशी प्रकट करना, ये भी नहीं होगा। जीत जाना, क्या हो जाएगा, जीत जाना। मैदान मार लिया यानी परीक्षा उसको पास कर ली है, परीक्षा, हाँ, परीक्षा में पास हो गया है, तो जीत जाना, मैदान मार लिया यानी होता है जीत जाना। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे मतंग किसका पर्यायवाची शब्द है। मतंग किसका पर्यायवाची शब्द है, हाथी का, हिरण का, सिंह का या हंस का। तो मतंग जो है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आप लोगों को याद रखना है, हाथी का होता है, हाथी का गज भी हो जाता है, क्या होता है, हाथी का पर्यायवाची गज हो जाता है, मतंग हो जाता है, और हस्ती भी हो जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रही हूँ, हस्ती हो जाएगा और कुंजर भी हो जाता है। ठीक है, ये हाथी के कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। अगर बात करें यहीं पे हिरण का पर्यायवाची क्या होता है, तो हिरण का जो है वो मृग हो जाता है, क्या हो जाता है, मृग हो जाता है। और सारंग बहुत बार पूछा जा चुका है, तो सारंग हो जाएगा हिरण का पर्यायवाची। सिंह का तो शेर होता है, आप सभी को पता ही होगा, शेर हो जाता है। केसरी हो जाता है, केसरी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वनराज हो जाएगा, वनों का राजा होता है तो वनराज भी कहा जाता है। एक मिनट, यहाँ पे वनराज हो जाएगा और मृगराज भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मृगराज, ठीक है, पक्षियों का राजा ये कहा जा, सॉरी पक्षियों का राजा नहीं, जंगल का राजा होता है, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे, तो हाथी का ये होता है पर्यायवाची, गज, हस्ती, कुंजर या मतंग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, अलंकार से भी पूछ रहा है क्वेश्चन, तो जहां पे प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन होता है। अब ये क्या मतलब हुआ, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का माध्यम, मतलब देखिए वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो चीज वहां पे प्रस्तुत है, लेकिन वहां पे वर्णन किसका हो रहा है, उसी के माध्यम से वर्णन हम कर रहे हैं। जो व्यक्ति या फिर जो वस्तु है वहां पे मौजूद नहीं है, अप्रस्तुत है, ठीक है, लेकिन उसका वर्णन प्रस्तुत व्यक्ति या प्रस्तुत वस्तु के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां पे समासोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, समासोक्ति अलंकार में क्या होता है, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, समासोक्ति अलंकार। मतलब इसको आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सारे अलंकार आपको पढ़ना है, जैसे कि जो अलंकार में जैसे आ जाते हैं, रूपक अलंकार हो जाता है और यमक अलंकार हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार, ये सारी चीजें जो होते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अलंकार हैं, तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है। आप लोग चाहोगे तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में अलंकार की एक अलग से वीडियो बना दूंगी। संधि आप लोग चाहते हैं अगर संधि देखना है आप लोगों को, तो एक 10 मिनट की वीडियो है, बिल्कुल ट्रिक से, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने उसको समझाया है, तो आप लोग पढ़ लेना संधि, आप लोगों से क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परमेश्वर लंबोदर में क्रमशः कौन सा समास होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है प्रत्येक, परमेश्वर और लंबोदर में कौन सा समास है। अगर ऐसा ऑप्शन ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो अगर आप लोग एक दो ठो में भी पकड़ लेते हो ना, तो ऐसे में आप लगा सकते हो। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो लंबोदर, अब लंबोदर क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, यहाँ पे क्या हो रहा है, तीसरे व्यक्ति मतलब तीसरी चीज की ओर इशारा कर रहा है, अर्थ जो है वो तीसरी ओर निकाल रहा है। ठीक है, ना तो यहाँ पे प्रथम पद की प्रधानता है, ना द्वितीय पद की प्रधानता है, मतलब यहाँ पे कहीं अन्य तीसरे की ही बात की जा रही है। तो लंबा है उधर इसका अर्थात गणेश जी होता है, तो ये किस में आता है, बहुब्रीहि समास में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया
परमेश्वर। परमेश्वर क्या होता है? परम धन ईश्वर, परमेश्वर। तो ये कर्मधारय को बताता है, यानी कि यहाँ पे ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है। अब यहाँ पे प्रत्येक, इसको तो आप देखते से ही जान जाओगे। प्रति धन एक, जहाँ पे प्रति आ जाए, जहाँ पे आ जाए, जहाँ पे भर आ जाए, हर आ जाए, यथा आ जाए, वहां पे क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। मैंने आपको बताया था ना। तो ये हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में हमारा अव्ययी भाव समास इसमें दिख रहा है, दूसरा कर्मधारय हो जाएगा। कर्मधारय में क्या होता है? अव्ययी भाव में प्रथम पद जो होता है की प्रधानता होती है, और दूसरे में क्या होता है? कर्मधारय समाज में क्या होता है? इसमें विशेषण और विशेषी की प्रधानता होती है। और यहाँ पे क्या होता है? इसमें बहुब्रीहि समाज में किसी तीसरे अन्य व्यक्ति की ओर यहाँ पे इशारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धिचेरी सूत्र से किस संधि का विधान होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, वृद्धिरेचि सूत्र से किस संधि का विधान होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सूत्र दिया गया है, ये पाणिनि के द्वारा दिया गया सूत्र है। ठीक है, तो वृद्धिचेरी, अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये विसर्ग संधि में जाता है। अगर संधि विच्छेद करके मतलब केवल इस शब्द को देखोगे, ये वृद्धि रेचि शब्द को, तो ये विसर्ग में जाएगा। वृद्धि आ जाएगा, वृद्धि, फिर विसर्ग लगेगा और रेचि। लेकिन यहाँ पे सूत्र की बात किया गया है, वृद्धि रेचि सूत्र से किस संधि का विधान होता है? तो वृद्धि रेचि सूत्र जो होता है ये पाणिनि ने दिया था। इसके अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा? दीर्घ संधि होता है, क्योंकि ये जो नियम है ना, इस नियम में दीर्घ की ओर इशारा किया गया है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। सॉरी, एक मिनट, दीर्घ संधि नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहां पे क्या हो जाएगा? ध्यान रखना आप लोग, यहां पे हो जाएगा हमारा वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, मैं इसको ना वो कर देती हूं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो गया था। तो ध्यान रखना, वृद्धि रेचि सूत्र से किस संधि का विधान होता है? तो वृद्धि संधि। ये जो सूत्र है ना, इस सूत्र पाणिनि ने दिया था। पाणिनि के नियम में क्या कहता है? वृद्धि रेचि, ये वृद्धि संधि, वृद्धि को बताता है, वृद्धि संधि को बताता है। अगर विच्छेद करेंगे तो विसर्ग संधि आता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल फंसाने वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? अब यहाँ पे 3 शब्द जो है वो तत्सम है, एक शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि एक शब्द क्या है? यहाँ पे तद्भव दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए, अवतार जो होता है ये बिल्कुल जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, आशा जो है ये भी तत्सम शब्द है, अश्रु जो है ये भी तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे अमीय जो है, अमी क्या है? ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 जो है तत्सम है, अमी तद्भव शब्द है। इसका अगर हम बात करें तत्सम का, तो क्या होता है? इसका तत्सम हो जाएगा अमृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत होता है। ठीक है, और अश्रु का तद्भव जो होता है वो क्या हो जाएगा? अश्रु का तद्भव हो जाता है आशु होता है। क्या होता है? आशु होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भूमिजा किसका पर्यायवाची शब्द है? भूमिजा किसका पर्यायवाची है? भूमिजा का मतलब समझोगे तो क्या होता है? भूमि यानी पृथ्वी से जन्म लेने वाला, पृथ्वी से जन्म लिया हुआ, पृथ्वी से जन्म लिया हुआ वाला क्या कहलाएगा? तो किसने जन्म लिया था पृथ्वी से? तो यहाँ पे इसका पर्यायवाची आ जाएगा सीता। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, सीता जो है भूमिजा सीता को कहा जाता है, यानी पृथ्वी से जो प्रकट हुआ है। तो भूमिजा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सीता का। भूमिजा किसका पर्यायवाची है? सीता का पर्यायवाची है। और इसका भूमिजा के अलावा और क्या हो जाएगा? भूमिजा के अलावा आप सभी लोग जानते ही होंगे, जानकी है। ठीक है, जानकी हो जाएगा। और मैथिली है, मैथिली है, और वैदेही। ठीक है, वैदेही, ये तीनों याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आगे यही पूछ ले। तो ये तीनों सीता के पर्यायवाची है। इसी प्रकार आप लोग अगर पढ़े होंगे तो सरस्वती का भी बताइएगा। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? वीणा, वीरा पाणी होता है सरस्वती का पर्यायवाची। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रही हूँ। विद्या, विद्यादायिनी भी होता है, विद्यादायिनी भी इसका पर्यायवाची होता है। भारती भी होता है, शारदा भी होता है। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। इसी प्रकार आप लोगों को बताना है लक्ष्मी का क्या होता है? लक्ष्मी का रमा भी होता है, श्री भी होता है, और कमला होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकार या आकार के परे संयुक्त स्वर। यहाँ पे ए, ऐ,
ओ औ के आने से किस संधि का विधान होता है। ठीक है, संधि का क्वेश्चन आ गया है। संधि अगर आप लोगों को मेरा शॉर्ट में बिल्कुल पढ़ना है तो एक वीडियो है, आप लोग पढ़ लेना। तो ए आई ओ औ के आने से क्या बनता है, बताइए। ए आई ओ औ आने से क्या बनता है, यानी कि अगर यहाँ पे जो अ हो गया और आ हो गया, ये जो मिलते हैं किससे मिलते हैं, ए से और ए से मिलते हैं, तो क्या बनेगा। और इसी प्रकार अ हो गया और ये हमारा आ हो गया, ये जो है ओ और औ से मिलेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, डबल, दो ऊपर दो डंडा आता है, अय बनता है, क्या बनता है, अय बनता है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे एक ही आएगा, मतलब एक लाइन रहती है, आप लोग समझिएगा, यहाँ पे औ बनेगा। ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया है ताकि आप समझ जाओ। तो ये वृद्धि संधि है, क्या बनता है, वृद्धि संधि बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि का निर्माण होता है। अब आप लोग आंख बंद करके आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अगर किसी शब्द में ऊपर 2 डंडा आ जाता है तो वहां पे वृद्धि संधि होता है। अगर किसी संधि में सिर्फ 1 डंडा रहता है तो वहां पे गुण संधि होता है। ठीक है, और अगर आ की मात्रा आ जाती है तो दीर्घ संधि रहता है। यड़ संधि क्या होता है, अगर आपको य व र क्या यहाँ पर लिख लीजिए, य व और यहाँ पे र, अगर ये शब्द दिख गए उसके पहले आधा शब्द है तो यड़ संधि होता है। अयादी संधि में क्या होता है, अयादी संधि में अगर आपको आपके ऑप्शन में सबसे पहले तो क्या होता है, अयादी संधि में ए आई ओ औ की मात्राएं नहीं होती। संधि जो होती है वो चुपचाप शब्द सिंपल लिखे, जैसे नयन हो गया, पवन हो गया, ये सारी चीजें। और वहां पे अय आओ, आय हो गया, आय हो गया, औ हो गया, आओ, ये दिख गया शब्द में तो वहां पे अयादी संधि होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रस को रसराज कहा जाता है। रसराज किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो रसराज जो है वो श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है, रति या प्रेम होता है। हास्य रस का हास होता है, शांत का निर्वेद होता है, और वात्सल्य रस का वात्सल्य ही होता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, औचित्य का विलोम शब्द क्या होगा। औचित्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो औचित्य का विलोम शब्द होता है अनौचित्य। क्या होता है, अनौचित्य। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है वो सामान्य भूतकाल का नहीं है। ठीक है, अब भूतकाल में, भूतकाल को आपको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ आएगा कि क्या नहीं है। तो देखिए, सामान्य भूतकाल का मतलब होता है कि जो भूतकाल में हो गया हो। ठीक है, बीते समय की बात यहाँ पे हो रही है, भूतकाल में हो चुका समय क्या कहलाएगा, सामान्य भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। ऑप्शन बी है, बच्चा अभी सोया है। अब यहाँ पे है वाला आ गया तो ये सामान्य भूतकाल नहीं होगा। बच्चा अभी सोया है मतलब कि ये क्या हो गया, जस्ट, तुरंत, अभी, निकट वाला भूत, ये क्या कहलाएगा, अभी तुरंत निकट में ही ये कार्य संपन्न हुआ है। ठीक है, अभी तुरंत बाद में, तो ये आसन्न भूतकाल होता, आसन्न भूतकाल होता है, सॉरी, आसन्न भूतकाल होता है। और यहाँ पे आ जाएगा, राम आया और पिताजी कार्यालय से आए। ये क्या है, ये पूरी चीजें हो चुकी है। ठीक है, उसने खाना खाया मतलब उसने खाना खा लिया है। राम आया, राम आ गया है मतलब आ चुका है। पिताजी कार्यालय से आए, पिताजी भी कार्यालय से आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है सामान्य भूतकाल नहीं होगा, ये तीनों सामान्य भूतकाल है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सामान्य भूतकाल नहीं है, ये इसका गलत आंसर हो जाएगी, ये आसन्न भूतकाल है। ठीक है, बच्चा अभी सोया है, जस्ट अभी सोया है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, चीजें जस्ट थोड़ी देर बाद ही हुई होती है। ठीक है, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हमने अच्छे से करा लिया है। कैसे लगी आप सभी लोगों को क्लास, अच्छी लगी होगी तो प्यारा सा कमेंट करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लाऊं और यहाँ अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करूं ऑप्शन को भी लेके, तो थोड़ी क्लास और लंबी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। अगर आप लोग 20 कमेंट भी कर देते हैं ना तो मैं डेली और बेहतरीन क्लास लेके आती रहूँगी। और यकीन मानिए इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, हिंदी आप अच्छे से 20 में 20 कर पाओगे।